नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है और जैसा कि आप जानते ही हैं मैं पिछले कुछ सालों से रिसर्च इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हूँ। ये वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स की सीरीज में दूसरा एपिसोड कह लीजिए, आप लेक्चर कह लीजिए। ये दूसरा एपिसोड है। अगर आप वायरलेस सेंसर नेटवर्क के बारे में कुछ भी जानते हैं प्रायर, या आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ चीज़ों को पढ़ रखा है, तो आप लेक्चर यहाँ से देख सकते हैं। इसमें हम पैरामीटर्स की बात करेंगे। पैरामीटर्स में हम यहाँ पे क्वालिटेटिव पैरामीटर्स की बात करने वाले हैं, क्वांटिटेटिव की बात नहीं करने वाले। क्वालिटेटिव पैरामीटर्स जैसा मैंने पहले भी बताया था कि बेस्ड ऑन क्वालिटी होता है। ठीक है, कोई सर्विस होगा तो उसकी क्वालिटी क्या आ रही है, उसको कैसे मेजर करेंगे। तो वायरलेस सेंसर नेटवर्क के केस में कैसे मेजर करेंगे, थ्रूपुट, पीडीआर, लेटेंसी वगैरह क्या होता है, वो आप अभी समझ जाएंगे। अगर आप बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हैं, जैसे आपके पास प्रायर कोई वायरलेस सेंसर नेटवर्क की जानकारी नहीं है, तो आप हमारे इसके ठीक पहले वाले लेक्चर को देखिए। ये वायरलेस सेंसर नेटवर्क की सीरीज में 4 एपिसोड्स होंगे। तो पहले एपिसोड में हमने वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स का बेसिक कवर किया है। नोड क्या होता है, सेंसिंग कैपेबिलिटी क्या होती है, डेटा एग्रीगेशन क्या होता है, एक सेंसर नोड और एक सेंसर में क्या फर्क है, वो भी आपको उसी से पता चल जाएगा। रूट डिस्कवरी क्या होती है, वो सारा कुछ मैंने काफी डिटेल में बताया हुआ है वहां पे। घंटे भर का लेक्चर है, बट तसल्ली बख्श लेक्चर है, तो आपको काफी हद तक वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स, अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो काफी हद तक समझ में आ जाएगा। इस लेक्चर में हम पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर आप सिर्फ पैरामीटर्स देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेरे पास स्वाम इंटेलिजेंस को लेकर के काफी, जो मेरे जानने वाले हैं, जो मुझे पहले से जानते हैं, उन्होंने मेरे को काफी रिक्वेस्ट करी कि मैं स्वाम इंटेलिजेंस के बारे में बताऊं। तो स्वाम इंटेलिजेंस जो है वो हमारे वायरलेस सेंसर नेटवर्क सीरीज का तीसरा लेक्चर होने वाला है, कि हम बताएंगे सेंसर नेटवर्क्स, स्वाम इंटेलिजेंस की उत्पत्ति कहाँ से होती है, उसका बड़ा ही कमाल का वो है हिसाब किताब उसका। तो वो मैं इस सीरीज के थर्ड लेक्चर में आएगा। और फोर्थ लेक्चर में हम मैनेट के ऊपर या सेंसर नेटवर्क्स के ऊपर या वैनेट के ऊपर स्वाम इंटेलिजेंस का यूसेज कैसे होता है, वो एक रिसर्च पेपर से पढ़ेंगे। तो ये अभी के 2 लेक्चर्स के हैं। लेक्चर्स हमारे थोड़े इंटरवल पे आते हैं क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखो, आपका एक सब्सक्राइब है, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ ठीक है, इस तरह का कुछ और, क्योंकि काफी समय लगाना पड़ता है इस चीज के बारे में। ठीक, जो लोग मुझे जानते हैं खम्मा गणी, जो मुझे नहीं जानते दुआ सलाम। चलो पैरामीटर्स पढ़ लो अब। चलो जी, तो पैरामीटर्स ऑफ डब्ल्यूएसएन पढ़ते हैं। ठीक है। देखो, जो डब्ल्यूएसएन के पैरामीटर्स है ना, उनमें से मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स तुम मैनेट में भी यूज कर सकते हो। ठीक है। और वैनेट के अंदर भी यूज कर सकते हो। ठीक, फैनेट में भी यूज कर सकते हो। मतलब क्वालिटेटिव जो इसको अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस पैरामीटर, क्यूओएस। तुमने बहुत बार सुना। देखो, इसमें 2 अक्षर है। ठीक है, क्वालिटी, सर्विस, ये 2 वर्ड्स हैं। ठीक है। सर्विस की क्वालिटी, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस या क्वालिटी ऑफ सर्विस पैरामीटर्स। तो इसमें देखो, इसमें सबसे पहला पैरामीटर, अब पहली बात तो ये थी कि हमको पैरामीटर्स क्यों चाहिए। जैसे सपोज करो मुझे रेप्यूटेशन मैनेजमेंट बनाना है वायरलेस सेंसर नेटवर्क के अंदर में, किसका रैंक मैं हाई रखूं, किसका रैंक मैं लो रखूं। हाई रहेगा तो उसको सेलेक्ट करने में मदद मिलेगी। ऐसा ही कुछ क्यों लर्निंग भी करता है, तो उसके लिए भी उसको क्वालिटेटिव पैरामीटर्स तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो क्वालिटेटिव पैरामीटर्स या क्वालिटी ऑफ सर्विस पैरामीटर्स में सबसे पहला नाम जो बहुत बार बार तुम सुनते हो, दैट इज थ्रूपुट। ठीक है। बहुत सारे लोगों को ना थ्रूपुट और पीडीआर में फर्क नहीं मालूम है। बेसिकली मैं समझाऊंगा अभी पीडीआर क्या होता है। ठीक है। तो एक और छोटी सी अनोटेशन की चीज मैंने आपको बतानी। देखो, आप देखोगे ना क्यू ओ एस है, तो इसमें आप ओ देखोगे ना, हमेशा ही छोटा है। यानी इसके ना 2 कीवर्ड्स। तो जब एक असेंबल्ड कीवर्ड को लिखते हो ना, तो उसका जो कैपिटल होता है वो डिनोट करता है कीवर्ड को, और जो स्मॉल लेटर होगा ना वो डिनोट करेगा कि ये कोई स्टॉप वर्ड है। स्टॉप वर्ड क्या होता है, जो कंट्रीब्यूट नहीं करता। जैसे सपोज करो तुम डीडोस अटैक देखते हो, डिनायल, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, तो डीडोस ऐसे लिखा होता है, ओ छोटा एंड डी डी एस बड़ा। डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस भी देखोगे तो डी बड़ा होता है, ओ छोटा, फिर एस कैपिटल। ठीक है। तो ऑफ है ना ये। ठीक है।
सो थ्रूपुट निकालते हैं, तो थ्रूपुट क्या होता है? देखो दोस्त, थ्रूपुट ये होता है कि तुमको कितने डेटा पैकेट्स, अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ ना कि हम डेटा पैकेट्स भेज रहे हैं, अगर बर्स्ट मान के चलोगे तो बर्स्ट के सेंस में निकलेगा, ठीक है, पैकेट मान के चलो तो पैकेट के सेंस में निकलेगा। तो जो थ्रूपुट हुआ, ये हुआ कि पहली बात तो ये कि मेरे को कितने पैकेट्स मिले, तो रिसीव्ड पैकेट्स, पहली बात तो ये, ठीक। और ये कितने इंटरवल में मिले, जैसे सपोज करो टी टाइम इंटरवल के अंदर, अब टी से हम सेंसर का टाइम वो कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको टाइम ही लिख देते हैं, पर यूनिट टाइम होता है। जैसे सपोज करो कि रिसीव्ड पैकेट्स है तुम्हारे 4000, और ये तुमको मिले 10 सेकंड में, तो तुम्हारा जो थ्रूपुट हो गया ना भाई, वो हो गया 400। अब रिसीव्ड पैकेट्स क्या था, ये पैकेट्स के फॉर्म में होगा, और ये सेकंड्स के टर्म में होगा, या मिली सेकंड्स में होगा, या नैनो सेकंड्स में होगा। तो 400, अभी अगर सेकंड में है चल रहा है, अगर सेकंड मान के चलो, तो इस लोग पूछते हैं यूनिट क्या होगी, तो न्यूमरेटर के अंदर में तुम्हारा क्या है, पैकेट्स, डिनोमिनेटर में क्या है, सेकंड है, और डिनोमिनेटर में इसलिए मैंने स्लैश लगाया, तो पैकेट्स पर सेकंड हो गया। समझ गए? कितना आसान है, देखो, है ना, कितना पैकेट रिसीव हुआ, कितने अमाउंट ऑफ टाइम में रिसीव हुआ। तो तुमको पैकेट कैसे रिसीव हुआ जी, हम रूटिंग किस लिए कर रहे थे मेरे बंधु, यहाँ से उठा करके ये जो नोड ये आगे आगे पहुंचा रहा है, तो जो इसने भेजा 1 से लेके 10 तक का इंडेक्स, वो यहाँ पे भी 1 to 10 ही पहुंचना चाहिए ना। तो दिस इज कॉल्ड रूटिंग, और यहाँ पे तुमने ये डाटा कम्युनिकेट किया। ठीक, समझ में आया? थ्रूपुट बहुत ही आसान था। ठीक, दूसरा पैरामीटर, जैसे मैंने आपको बोला कि लोगों को थ्रूपुट और पीडीआर के अंदर में बहुत कंफ्यूजन होती है। तो देखो, सबसे पहली बात ये कि पीडीआर का फुल फॉर्म क्या है, पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, पैकेट, ये जो वर्ड्स बनाए गए ना मेरे भाई, ये ये बिल्कुल ऐसे बनाए गए हैं, जो इनका नाम रखा गया है, ऐसे बनाए गए हैं कि अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो ना तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो पैकेट डिलीवरी रेशियो, ठीक है, पी डी आर। कुछ लोग ना इसको पैकेट ड्रॉप रेशियो भी बोल देते हैं, ये गलत है वैसे। ठीक है, पैकेट ड्रॉप रेशियो नहीं होता। पीडीआर का जो ग्लोबल अनोटेशन है ना, वो पैकेट डिलीवरी रेशियो है। हाँ, अगर तुमको पैकेट ड्रॉप रेशियो बनाना है तो तुम पी आर डी आर लिख दो, ठीक है ना, पीडीआरआर, क्योंकि ड्रॉप हो रहा है। तो पैकेट डिलीवरी रेशियो क्या होता है, देखो, इसमें और थ्रूपुट में कहाँ फर्क है? तो थ्रूपुट अपना क्या था, रिसीव्ड पैकेट्स पर सेकंड, ठीक है, या पर यूनिट टाइम था यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, रिसीव्ड पैकेट्स बाई सेंट पैकेट्स, मतलब कितने भेजे थे और कितने रिसीव हुए। तो देखो, इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। पूछो कैसे? देखो, ये मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू, ये दोनों ना हाइपोथेटिकल वैल्यूज हैं, ये कभी अटेन नहीं होते। 1 रिसीव होने का मतलब कि सारे के सारे पैकेट्स, अभी देखो कैसे आता है 0 या 1। जैसे सपोज करो तुमने 10,000 पैकेट्स भेजे थे, तो नीचे मेरा 10,000 आ गया, है ना। और अगर तुमको 10,000 के 10,000 सही सही रिसीव हो जाए, तो तुम्हारा ये वैल्यू कितना आएगा, 1। ठीक है ना, ये रेशियो है ना, रेशियो हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं इस चीज में, ठीक। और अगर मान लो कि मेरे को एक भी पैकेट नहीं मिलता, तो 0 होता है बाई 10,000। तो अब ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि इसकी वैल्यू भी 0 होगी। तो हमको पैकेट डिलीवरी रेशियो समझ में आ गया, ठीक है। तो पैकेट ड्रॉप रेशियो क्या होगा, ड्रॉप्ड पैकेट्स बाई सेंट पैकेट्स, ठीक है ना, ड्रॉप्ड पैकेट्स बाई सेंट पैकेट्स। तो ड्रॉप्ड पैकेट्स क्या हुआ, जितने रिसीव्ड, मतलब सेंट पैकेट्स माइनस रिसीव्ड पैकेट्स कर लो अगर तुम, तो ये तुम्हारा ड्रॉप निकल गया। इसको पीडीआर के फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं ना, देखो ना, पीडीआर क्या है, डिलीवरी रेशियो, मैक्सिमम वैल्यू है 1, मिनिमम वैल्यू है 0, ठीक है। तो पीडीआर की वैल्यू सपोज करो आई है तुम्हारी x, तो ये कितना तक, कितना डिलीवर हुआ। तो अगर मैं मैक्सिमम रेशियो में से इस डिलीवरी का रेशियो घटा दूं, तो मेरे को ड्रॉप रेशियो नहीं पता चल जाएगा? सिंपल सा तो है ना। देखो ना, ये डिलीवरी रेशियो है, तो इसमें 1 माइनस, अगर 1 मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है तो 1 में से घटा दो, डिलीवरी रेशियो निकल गया। ठीक। तीसरा, तुम देखो, हम पूरा का पूरा बात करते आए, तो हमने तीसरा टर्म तो लिया ही लिया ना, कि लाइफ टाइम कितना है, ठीक है ना। लाइफ टाइम कहने का मतलब ये कि जितनी देर तक कोई भी नोड किसी नेटवर्क के अंदर में सरवाइव करता है। तो तुम लाइफ टाइम कैसे निकालोगे, जैसे सपोज करो कि अब देखो क्या होगा, जब सेंसर नोड्स के थ्रू तुम डाटा ट्रांसफर करोगे, तो सपोज करो इस नोड के पास बैटरी है, तो ये ट्रांसफर कर रहा है। जब ये ट्रांसफर कर रहा होगा ना, तो हम इसको बोलेंगे अलाइव,
ठीक है। और जब ये ट्रांसफर करना बंद कर देगा तो हम इसको बोलेंगे डेड नोड। तो आप रिसर्च आर्टिकल्स देखोगे ना, तो उसमें लिखा होता है फर्स्ट डेड मेरा कौन से आइटरेशन पे जाके हुआ, यहाँ पे मेरा फर्स्ट डेड हुआ सपोज करो। यहां तक के आइटरेशन में मेरे को कोई भी डेड एलिमेंट नहीं मिला था, यानी कि इसने इतने देर तक नेटवर्क को सर्विस दे दी। पहला एलिमेंट डेड होने से नेटवर्क का कम्युनिकेशन रुक नहीं जाता, बट ये पार्टिसिपेट करना बंद कर देगा। अगर और इसके पास होता तो और यहां तक चलता ना, थोड़ा सा इसका लाइफ टाइम एक्सटेंड हो जाता। ठीक है, तो इसी तरह से जितना 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 जब तक कोई भी नोड, जब तुम्हारे सारे नोड्स डेड हो जाए या एक पर्टिकुलर, देखो सारे नोड्स भी डेड हो जाए तब नेटवर्क काम करना बंद करेगा, ऐसे नहीं है कि सारे नोड्स का डेड होना जरूरी है। अगर तुमको कम्युनिकेट कराने के लिए कम से कम 20 नोड्स की जरूरत है और इतने नहीं बच रहे हैं, तो फिर नेटवर्क डेड हो गया। तो फिर यहाँ पे तुम उसका जितना टाइम इलैप्स हुआ, जितना तुमने इलैप्स नहीं हुआ, जितना टाइम तुमने सर्व करा, वो टाइम तुम उसको लाइफ टाइम में निकाल सकते हो। ठीक है। एक और पैरामीटर बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। ठीक है, मतलब ये तो इसको तो समझाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, डिले। ये तो तुम यार डेली लाइफ में भी इतना यूज करते हो, कितना डिले करते हो यार तुम काम को, कितना तुम यार डिलेड रखते हो ये अपने हिसाब को। ये वर्ड्स हम जनरली इस्तेमाल भी करते हैं। तो डिले क्या हो गया, डिले कैसे निकालते हैं? देखो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कितना टाइम लगा, नहीं वो डिले नहीं हुआ। छोटी बच्ची हो क्या? अगर जैसे सपोज करो कि कोई बच्चा है, ठीक है, वो उसको एक पूरे साल का टेन्योर मिला है अपनी क्लास को कंप्लीट करने का। तुमको बीटेक के 4 साल मिले थे अपनी बीटेक कंप्लीट करने को, 2 साल मिले थे तुमको मास्टर्स कंप्लीट करने को, फर्दर 3 साढ़े 3 साल तुमको मिले डॉक्टरेट कंप्लीट करने को। अब अगर तुमने 3.5 साल, तो वो तो टेन्योर लगना ही था ना, वो तो तुमको मिला हुआ है। अब अगर तुमने 3.5 साल में नहीं कंप्लीट किया, तो 3.5 साल से ऊपर जितना समय तुम खपाओगे, दैट इज योर डिले। डिले इज नॉट द टोटल टाइम यू कंज्यूम, क्योंकि उसमें से कुछ टाइम तो हम दे ही रहे हैं। तो जैसे सपोज करो कि मैं 10 सेकंड मान के चल रहा हूँ कि कोई काम मेरा 10 सेकंड में होना चाहिए। एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकाली थी ना तुमको, कैसे पता चल गया 10 सेकंड में हो जाएगा? एक्सपेक्टेड कॉस्ट हम निकाल रहे हैं ना भाई। पीछे पहले जब हम वायरलेस सेंसर नेटवर्क को हम समझा रहे थे, तो हम एक्सपेक्टेड कॉस्ट ही तो पूछ रहे थे, तुम्हारे बफर में कितने पैकेट कितनी देर में करके दोगे। तो उसने बोला कि मेरे को इतना टाइम लगेगा, और वो गलत कैलकुलेशन नहीं देते। तो अगर ये 10 सेकंड की जगह 20 सेकंड में पहुंचा, देन 10 सेकंड इज योर डिले। या 18 सेकंड में पहुंचा तो 8 सेकंड इज योर डिले। टाइम तो टोटल 20 सेकंड्स लगा ना, तो डिले 20 सेकंड्स का थोड़ी हुआ, 10 सेकंड तो तुमने उसको दे ही रखा है। ठीक। तो अभी हमने कितने पैरामीटर्स कवर कर लिए, एक आधा और भी समझा देता हूँ। देखो, जैसे हमने ले लिया थ्रूपुट, ये हमको समझ में आ गया। हमको पैकेट डिलीवरी रेशियो समझ में आ गया, साथ में इसको मैं एक अलग से पैरामीटर नहीं मानता, पैकेट ड्रॉप रेशियो भी समझ में आ गया। ठीक है, तीसरा हमने डिले समझ लिया, चौथा हमने लाइफ टाइम समझ लिया। ठीक। इसके अलावा ना कुछ और पैरामीटर्स भी हैं बड़े तसल्ली वाले। एक का नाम है रूटिंग ओवरहेड। समझे? रूटिंग ओवरहेड कहने का क्या मतलब हुआ, कि देखो क्या है, कि जैसे मान लो कि अभी यहाँ पे क्या था, ये नोड था। अगर हम बेसिक बेसिक बात वापस करें, तो ये क्या कर रहा था, इसको भेज रहा था रिक्वेस्ट, रूट रिक्वेस्ट के टर्म पे। ठीक है, तो ये इसको रिप्लाई कर रहा है। यही प्रोसेस समझाया था ना मैंने आपको। फिर ये क्या करेगा, ये आगे ट्रांसफर कर देगा। तो जब ये आगे ट्रांसफर करेगा ना भाई, तो ये इधर वाले को ना एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजेगा कि मैंने ये डाटा ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो इसको अश्योर्ड रहेगा ना कि मेरा ये वाला पैकेट बस्ट निकल गया, अब मुझे अगला भेजना है। तो अगर इसको ये एक्नॉलेजमेंट नहीं आती है इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसको ये पैकेट दोबारा सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर तुमने एक पैकेट को 4 बार सेंड किया और चौथी बार तुमको एक्नॉलेजमेंट मिली, तो इस पैकेट को काउंट कितनी बार करोगे? एक ही बार करोगे ना, इसकी इंपॉर्टेंस तो, बाकी तो जो डाटा हुआ, मैं चार चार का ही सीक्वेंस मेरे को 4 बार मिल गया, तो मुझे तो ये एक से ही काम चल रहा है ना, तो ये 3 बार मुझे एक्स्ट्रा सेंड करना पड़ा। तो मेरा ओवर क्या हो गया, 3/4। सॉरी, मैंने इसको 4 बार सेंड किया, इसको पैकेट है ना, तो एक पैकेट को मुझे सेंड करने के लिए 3 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स लगे। ठीक है, तो मेरा रूटिंग ओवर हो गया 3 यूनिट्स आउट ऑफ जितने भी। अब ये एक का था, ठीक है, अब तुमने 10,000 पैकेट्स भेजे हैं, तो ये
10,000 के हिसाब से। जितना ज्यादा भेजते जाओगे उतना तुम्हारा रूटिंग ओवरहेड बढ़ता जाएगा। ठीक, अब ये पैरामीटर्स निकाल के क्या करते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो, अगर तुमने पैरामीटर निकाले तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। देखो, यहाँ पे होगा तुम्हारा सोर्स, कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ पे होगा तुम्हारा टर्मिनल, किसको भेजना था, और फिर तुम ऐड करोगे कि इसके अंदर में रूट में कौन कौन से एलिमेंट्स थे। तो सोर्स तो होगा ही, मान लो 26वां नोड सोर्स है, इसका क्लस्टर हेड 32 है, फिर इसने अगले एक 42 क्लस्टर हेड को भेजा, इसने डेस्टिनेशन 8 है, इसने अपने टर्मिनल को भेज दिया। तो यहाँ पे तुमने फिर निकाला कि इसका थ्रूपुट क्या है, मान लो सपोज करो 400 kbps है, ठीक है। फिर तुमने पीडीआर निकाला, तो पीडीआर तुमने निकाला 0.76 आ गया जी। तुमने निकाला पावर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, पीछे नहीं बताया मैंने अलग से, ठीक है। तो पावर कंजम्पशन निकाला, तुमने निकाला डिले। मान लो तुमने ये इतने पैरामीटर्स निकाल दिए, तो ये सारे पैरामीटर्स निकले, ये सारे पैरामीटर्स इन नोड्स की वजह से निकले ना भाई, यही नोड्स बीच में कम्युनिकेट कर रहे थे ना। और ये ऐसा नहीं है ना कि 42 सिर्फ यहीं पे कम्युनिकेट करेगा, वो और भी नोड्स की तो रिक्वेस्ट ले रहा होगा ना, और भी डिस्कवरीज में अटाइन होगा। तो जब एक नोड मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स किसी डिस्कवरी प्रोसेस में, किसी चीज में तुमको दिख रहा है, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो ना, उसको बोल सकते हो ना कि 36 बार तूने काम करा, मेरा एक नौकर है, मैं उससे दिन के 20 घंटे अगर हफ्ते के 20 घंटे अगर उससे मैं काम करवाता हूँ, तो मैं देखूंगा ना ऑन एन एवरेज हफ्ते के 20 घंटों में वो कितना सही सही, कितने सही सही घंटे काम कर रहा है। अगर वो 20 में से 16 घंटे 17 घंटे अपने सही खींच रहा है, इसका मतलब क्या, उसकी रेपुटेशन हाई होगी, ठीक है ना। लेकिन देखो, मैंने तुमको ये बात पिछले लेक्चर में बोला था कि मैं बताऊंगा कि सिर्फ रेप्यूटेशन हाई होने से ही बात नहीं बनेगी। अगर मान लो इस सेंसर नोड की रेप्यूटेशन बहुत हाई है, तो तुम सारे जने इसी को रिक्वेस्ट भेजने लग जाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये ओवरलोड हो जाएगा। ओवरलोड होने से क्या होगा, ये हमको मालूम है। अभी देखो, जब तुम्हारे पास मल्टीपल पैरामीटर्स है ना, जैसे तुम्हारे पास सिर्फ एक पैरामीटर होता है, जैसे अगर मेरे पास सिर्फ थ्रूपुट होता, थ्रूपुट ना, देखो थ्रूपुट और पीडीआर अलग अलग क्यों निकाले जाते हैं जब दोनों रिसीव्ड पैकेट्स के बेस पे निकलते हैं। देखो थ्रूपुट ना, इस चीज पे, नेटवर्क लॉस पे डिपेंडेंट तो हुआ ही हुआ, जैसे जो रिसीव पैकेट्स मुझे मिल रहा है, थ्रूपुट इस चीज पे भी तो डिपेंडेंट हो गया ना मेरे भाई, कि तुम इधर से इंजेक्ट कितना कर रहे हो, तुम्हारा इंजेक्शन रेट क्या है। इंजेक्शन रेट क्या होता है, जिस रेट से ना तुम पैकेट्स इसके अंदर में डाल रहे हो कि मुझे ये ट्रांसफर करो, ठीक है ना। तो अगर मान लो तुम्हारा इंजेक्शन रेट 10,000 है, तुम कहोगे कि सर पेपर्स में अलग अलग थ्रूपुट का रेंज है, आप कई बार रिसर्च सबमिट करने जाओगे ना, तो आपके मेंटर्स बोलेंगे कि एक टेबल बना लो, किसने किस रेंज में क्या दिया हुआ है वो एक टेबल बना लो। तो ये जो थ्रूपुट वाला पैरामीटर का रेंज है, ये फिक्स नहीं हो सकता, ये डिपेंडेंट हुआ दोनों चीज पे, इंजेक्शन रेट पे भी और नेटवर्क लॉस पे भी, ठीक है। लेकिन जो पीडीआर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क लॉस पे डिपेंडेंट है, रिसीव्ड पैकेट्स बाय सेंट पैकेट है, टाइम नहीं है, समझ रहे हो, समय नीचे नहीं ले रहे, हम रेशियो ले रहे हैं। तो पीडीआर जो है ना, ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन है किसी भी नेटवर्क के सक्सेस और फेलियर का, ठीक। तो पीडीआर सिर्फ हाई होना जरूरी नहीं है, बैलेंस्ड पावर के साथ हाई होना जरूरी है। तो जैसे उन्होंने मैंने पिछले लेक्चर में भी दिखाया था कि क्यू लर्निंग को इस्तेमाल करके एक रेपुटेशन सिस्टम बनाया है, तो तुम भी इस तरह से पैरामीटर्स निकाल करके एक रेपुटेशन सिस्टम बना सकते हो, उस पर काम कर सकते हो, और नोट्स को बेटर ढंग से कैटेगराइज कर सकते हो। देखो इसने क्या किया, इसने क्यू टेबल बना दिया अपने स्टेट्स और एक्शंस का, और उस स्टेट और एक्शन को जो बनाने के लिए इसने इस्तेमाल किया है वो पैकेट्स ही हैं। और ये देखो, ये टेबल बना हुआ है, कितने इसने नोट लिए। अब यहाँ देखो, नंबर ऑफ नोट्स कह रहा है 77 नोट्स पहले लिए थे, वैल्यू है 100 नोट्स लिए, फिर 400 नोट लिए। और ये देखो, इसने डिप्लॉयमेंट का ना एक मॉडल बना रखा है, ये देखो। अभी देखो ना, ये देखो, ये जो ब्लैक वाला है ना, ये सिंक है, यहाँ बेस स्टेशन भी डाल सकता था, ये सिंक के पास सारा जाकर जाकर के कुछ डंप हो रहा है। तो ये देखो, ये अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऐसी ही होगी, जरूरी नहीं है, तुम बदल सकते हो। अभी देखो, यूनिट पैकेट साइज, ये देख रहे हो, अभी मैंने बोला ना इंजेक्शन रेट कितना होगा, यूनिट पैकेट साइज मतलब एक बार में कितने नंबर ऑफ पैकेट्स एग्रीगेट कर रहे हैं। तो इसने 3 टाइप के सेंसर्स लिए हैं, तो पहले टाइप की कैपेसिटी 600 पैकेट की है, दूसरे टाइप के सेंसर की कैपेसिटी 400 पैकेट की है। अब देखो ना, हेट्रोजीनियस नेटवर्क हो गया ना, सेंसिंग इंटरवल, वेटिंग टाइम दोनों दे रखे हैं, कितना लग रहा है, कितना सेंस करने में लगेगा, तो सारी बातें दी होती हैं, तुमको इसके ऊपर लॉजिक फिट करना है और अपना
इसको निकालना है। अभी देखो डेटा साइज में डिक्रीज हुआ, ये इन्होंने डेटा साइज को कैसे अरेंज किया है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे देखो ना क्या दिखा हुआ है, डेटा साइज को ये घटा रहे हैं इधर, और इधर टाइम यूनिट है। ठीक है, अगर ये ग्राफ देखोगे, ठीक है, अभी हॉप मैंने तुमको समझाया था, हॉप क्या होता है, इंटरमीडिएट नोड्स जिनके थ्रू तुम रूट बनाते हो। ठीक है, तो हॉप्स ज्यादा होंगे तो पावर कंजम्पशन भी ज्यादा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पावर कंजम्पशन को बचाने के लिए तुम दो हॉप पे भेज दो, उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ हॉप्स में उनको देखना। तो ये देखो इसने एसपीआर अपना प्रपोज किया ना, इसके नंबर ऑफ हॉप्स जो है ना ये सबसे कम है, एसपीआर का समझ में आई बात की नहीं, और उतना ही डेटा इसको भेजने के लिए ज्यादा नंबर ऑफ हॉप्स की जरूरत लगी। तो जो ज्यादा नंबर ऑफ हॉप्स यूज करेगा उसको उतना ही पावर कंजम्पशन भी बढ़ के मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हो। अभी देखो ये एनर्जी कंजम्पशन दिया हुआ है। ठीक है, डेटा एग्रीगेशन मॉडल 1 लगाया इन्होंने तो कैसे करा, 2 लगाया तो कैसे करा, और 3 लगाया तो कैसे करा। तो यहाँ तुम देख रहे हो कि ये 3.2 जूल में निकाला हुआ है। एनर्जी कंजम्पशन 10⁻³ जूल, मतलब जितना भी आया उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। 10⁻³ कहने का मतलब डिनोमिनेटर में डिवाइड होकर के आएगा। ठीक ठीक, सिंपल सिंपल सी बात है। ठीक, तो आई गेस कि आपको, आई होप कि आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा पैरामीटर्स का। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा हो सब्सक्राइब कीजिए। आपका कुछ अलग, अगर अलग से भी डाउट है आप मुझे मेल कर सकते हो, या आपकी कोई अपनी पर्सनल कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा है मेरे को आप बोलो। एक पर्टिकुलर बंडल में अगर रिक्वेस्ट आएंगी तो मैं उस पर लेक्चर जरूर बनाऊंगा। अगला जो लेक्चर आने वाला है दोस्त वो स्वाम इंटेलिजेंस पे आएगा, वो WSN सीरीज के अंदर में होगा। तो हम स्वाम इंटेलिजेंस का एक मैं पहले बेसिक लेक्चर बनाऊंगा, और एक आपको बनाऊंगा कि एक स्वाम इंटेलिजेंस को यूज करके हम एक रूट डिस्कवरी प्रोसेस को कैसे फॉलो कर सकते हैं, या उसी के दो हिस्से हो जाएंगे। ठीक, तो अगले लेक्चर तक के लिए वेट कीजिए स्वाम इंटेलिजेंस का। और इसके बाद स्वाम इंटेलिजेंस के बाद में एक बहुत ही प्यारा टॉपिक लेकर के आपके लिए आऊंगा, सोशल आईओटी लेके आऊंगा मैं आपके लिए। आईओटी आपने बहुत सुना होगा, आईओटी इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बट आई विल ब्रिंग सोशल आईओटी। सोशल आईओटी, सोशल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये क्या होता है, कैसे होता है, अगर उसको समझना है तो हमारे अगले सीरीज का वेट कीजिए, बहुत जल्दी आएगा। 10 दिन 15 दिन का समय लगेगा, इतना बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक, थैंक यू सो मच। ओके गाइस।